नमस्कार साथियों। मैं शंकर सातनकर, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय भीमपुर, सार्थक पहल की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा में जो एक महत्वपूर्ण यूनिट है 10, उसमें राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक संस्थाओं के विषय में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सार्थक पहल के माध्यम से हमने क्या किया है कि एक ही वीडियो में पूरे के पूरे आयोग को समझाने की कोशिश की है और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो सार्थक पहल है ये सफल होगी, क्योंकि बड़े अच्छे इरादों के साथ में हमने शुरुआत की है और परिणाम भी अच्छा होगा। यदि आप लोग पढ़ते हैं इसे, 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होगा और उसमें पूरे के पूरे आयोग एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। सोते सोते आयोग की तैयारी करना, सोते सोते लेट के सुन सकते हैं, खाना खाते समय सुन सकते हैं। तो इतना अच्छे तरीके से हमने इसे बनाने की कोशिश की है, शायद आप लोगों को बड़ा मजा आएगा इसमें। तो सबसे पहले है भारत निर्वाचन आयोग, और संविधान में इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 324 में। अब एक एक बिंदु पढ़ेंगे हम इसके विषय में और बड़े ध्यान से सुनेंगे। अनुच्छेद 324(1) निर्वाचन आयोग की स्थापना। अनुच्छेद 324(2) निर्वाचन आयोग की संरचना। अनुच्छेद 324(3) मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग का अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 324(4) राष्ट्रपति द्वारा प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 324(5) निर्वाचन आयुक्तों का त्यागपत्र व उनको हटाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 324(6) राष्ट्रपति राज्यपाल निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। राष्ट्रपति राज्यपाल निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरीके से अनुच्छेद 324 मुख्य निर्वाचन आयोग के बारे में पूरे प्रावधान दिए। एक बार फिर से बता रहा हूं। अनुच्छेद 324(1) निर्वाचन आयोग की स्थापना। अनुच्छेद 324(2) निर्वाचन आयोग की संरचना। अनुच्छेद 324(3) मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग का अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 324(4) राष्ट्रपति द्वारा प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति। अनुच्छेद 324(5) त्यागपत्र व हटाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 324(6) राष्ट्रपति राज्यपाल निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। अनुच्छेद 325 में क्या दिया है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में नामित होने के लिए अपात्र नहीं। मतलब किसी भी व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि किसी विशेष धर्म का है, किसी विशेष लिंग का है। कोई भी नागरिक जो भारतीय है उसका नाम मतदाता सूची में होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 325 मतदाता सूची। अनुच्छेद 326 निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। प्रत्येक राज्य की विधायिका के चुनाव के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक मतदाता सूची होगी। तो अनुच्छेद 326 मतदाता सूची का प्रावधान दिया हुआ है। ठीक। अब है अनुच्छेद 327। अनुच्छेद 325 मतदाता सूची। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार। पहले 21 वर्ष की आयु थी, लेकिन बाद में इसे 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अनुच्छेद 326 की बात करें तो संसद को कानून बनाने की शक्ति है। किस विषय पर? निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन तथा अन्य निर्वाचन संबंधी मामले। यह क्वेश्चन बन सकता है कि निर्वाचन से संबंधित निर्वाचक नामावली तैयार करना है, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन
करना है, तो इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास में। और ये प्रावधान अनुच्छेद 327। अनुच्छेद 328 किसी राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति उस विधानमंडल को होगी। किसी राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए कोई प्रावधान करना है तो इसकी शक्ति राज्य विधानमंडल को होगी। अनुच्छेद 329 के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन तथा इन क्षेत्रों के लिए आवंटित स्थानों से संबंधित कानून न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जा सकते हैं। ये प्रावधान अनुच्छेद 329। योग्यताएं क्या होगी जो निर्वाचन आयुक्त होंगे? ना तो संविधान में है और ना ही अधिनियम में। अधिनियम अर्थात निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991, इनमें कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी है कि भारत का नागरिक हो और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। तो दो बातें बताई, भारत का नागरिक हो और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। फिर बात उठती है निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। क्या वेतन भत्ते हैं इनके लिए? तो तीनों के वेतन भत्ते इसलिए क्योंकि 1990 से हमारा जो निर्वाचन आयोग है बहुसदस्यीय है, 3 सदस्यीय है, तो तीनों के वेतन भत्ते व अन्य लाभ समान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होंगे। वेतन 2.5 लाख प्रति माह, ठीक। और अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। नियुक्ति के बाद में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। कार्यकाल कितना होगा? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। और ये काय में दिया हुआ है? निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991। धारा 3 में इनके वेतन के बारे में दिया हुआ है और धारा 4 में जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। यहाँ क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है। निर्वाचन आयुक्त अधिनियम का 1991, हम वहां चूंकि ये संवैधानिक प्रावधान है तो 1950-51 में जा सकते हैं, वो गलत होगा। कब? 1991। त्यागपत्र, तो सभी निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। और अनुच्छेद 324(5) में हमने पढ़ा कि इनको हटाए जाने का भी प्रावधान है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, ठीक है। तो कौन हटा सकता है? तो सीधा सा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर अन्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति हटा सकते हैं, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। सेवा शर्तें क्या होगी? राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार ही इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है। निर्वाचन आयोग के कार्य यदि देखें तो मतदाता पहचान पत्र जारी करना, चुनाव खर्चों का परीक्षण करना, बूथ कैप्चरिंग तथा मत पत्रों में अनियमितता आदि की स्थिति में निर्वाचन को रद्द करना, संपूर्ण निर्वाचन की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना, उस संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना। तो निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए भी कुछ प्रावधान किए हुए हैं कि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इसे नियुक्ति नहीं मिल सकती। इसके लिए इसे पद से हटाने की जो विधिवत प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वेतन भारत की संचित निधि से ही देय है। अनुच्छेद 327 में दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कानून बनाए गए हैं। तो निर्वाचन आयोग किस अधिनियमों के तहत काम करता है? तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, परिसीमन आयोग अधिनियम 1952, परिसीमन आयोग अधिनियम 1952, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, निर्वाचक पंजीकरण अधिनियम 1960, निर्वाचन नियम संहिता 1961, निर्वाचन चिन्ह आवंटन आदेश अधिनियम 1968। यह अधिनियम पढ़ना बहुत जरूरी है, कहीं नहीं पढ़े होंगे। तो क्या बताया? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951,
परिसीमन आयोग अधिनियम 1952, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, निर्वाचक पंजीकरण अधिनियम 1960, निर्वाचन नियम संहिता 1961 और निर्वाचन चिन्ह आवंटन आदेश अधिनियम 1968। कब किया गया निर्वाचन? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना तो 25 जनवरी 1950 को किया था और 2011 से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2021 की जो थीम थी वो थी सभी मतदाता बने सशक्त व जागरूक। आयोग 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक एक सदस्यीय रहा और 16 अक्टूबर 1989 तक 3 सदस्यीय रहा, फिर 90 से 93 तक एक सदस्यीय और अक्टूबर 1993 में इसे पुनः त्रिसदस्यीय बना दिया गया। तो वर्तमान में निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है। संसद या राज्य विधानमंडल की आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए 6 माह के भीतर चुनाव कराया जाना आवश्यक है। मतदान के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार बंद हो जाता है और इसके उल्लंघन पर 2 वर्ष का कारावास तथा 250 रुपए का जुर्माना व दंड दिया जा सकता है। और विश्व के 22 देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू की गई है। जो हमारे राष्ट्रीय राजनीतिक दल है वो 8 है। कांग्रेस 1985 में, भारतीय जनता पार्टी स्थापना 1980, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई 1925, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम 1964, बहुजन समाजवादी पार्टी 1984, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 1999, तृणमूल कांग्रेस 1998 और नेशनल पीपल्स पार्टी 2013। हम ईवीएम की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग हुआ था 1982 केरल के पारुल विधानसभा चुनाव में, फिर 2004 में लोकसभा में इसका उपयोग हुआ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर में है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद। अधिकतम वोट जो है एक ईवीएम में 3840 वोट होते हैं और अधिकतम उम्मीदवार जो होते हैं वो 64 हो सकते हैं। हालांकि M3 ईवीएम 2013 के बाद के मामले में ईवीएम से 24 बैलेटिंग इकाइयों को जोड़कर नोटा सहित अधिकतम 384 अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन कराया जा सकता है। वैसे कितना है? 24, लेकिन 24 बैलेटिंग इकाइयों को जोड़कर नोटा सहित अधिकतम 384 अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन कराया जा सकता है। एक नई कड़ी इसमें जुड़ी थी वीवीपैट, वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। 2013 में इसका उपयोग नागालैंड विधानसभा में हुआ और लोकसभा में 2019 में, और 2017 गोवा में पूर्ण रूप से इसका, गोवा विधानसभा में पूर्ण रूप से इसका उपयोग हुआ था। आचार संहिता की बात करें तो निष्पक्ष चुनाव हेतु आपसी समन्वय से निर्मित नियम है ये, और ये चुनाव की तारीख समाप्ति तक रहते हैं। पहली बार केरल में 1960 में लागू हुआ था विधानसभा में, और 1962 से लोकसभा हेतु ये कंटिन्यू लागू है। अब हम बात करते हैं परिसीमन आयोग। तो अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है और इसके अतिरिक्त इस आयोग से संबंधित अन्य सदस्य भी होते हैं। तो कुल 10 सहयोगी सदस्य होते हैं, इसमें से 5 लोकसभा के होते हैं, 5 राज्यसभा के होते हैं। तो अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। तो प्रथम परिसीमन आयोग 1952, द्वितीय परिसीमन आयोग 1963, तृतीय परिसीमन आयोग 1973 और चतुर्थ परिसीमन आयोग 2002। निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान जो परिसीमन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 2001 के जनगणना आंकड़ों के आधार पर किया गया है और ये कंटिन्यू 2026 तक बना रहेगा। यदि हम निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो प्रथम जो निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन,
21 मार्च 1950 से 29 दिसंबर 1958 तक। वर्तमान में जो है वो सुशील चंद्र, अप्रैल 2021 से। इसी के साथ में है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो इनका ध्येय वाक्य है, हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। और इसकी स्थापना जो हुई है 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत हुई है। और ग्राम पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है अनुच्छेद 243 के भी, और नगरीय निकायों के लिए अनुच्छेद 243 जेड ए, राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के लिए 243 के और नगरीय निकायों के लिए 243 जेड ए में प्रावधान किया हुआ है। अधिसूचना जो जारी हुई थी राज्य निर्वाचन आयोग के लिए वो 1 फरवरी 1994 को। नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। सेवा शर्तें राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाती है। कौन हटा सकता है इन्हें? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इसे हटाया जाता है। और वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। और पंचायतों के चुनाव के लिए सर्वप्रथम राज्य निर्वाचन आयोग ने जो अधिसूचना जारी की थी 15 अप्रैल 1994 को। और प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे एल बी लोहानी। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एल बी लोहानी। वर्तमान में बसंत प्रताप सिंह। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव जो थे प्रकाश चंद्र। और वर्तमान में जो सचिव है वो है बी एस जामोद। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की पहली महिला सचिव जो थी श्रीमती विजया श्रीवास्तव। और आज तक कोई भी महिला जो है मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त नहीं बनी है। जो भारत निर्वाचन आयोग है वो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन करवाते हैं। जबकि ये राज्य निर्वाचन आयोग है पंचायतों के और स्थानीय जो नगरीय निकाय है उनके निर्वाचन करवाते हैं। ठीक। और राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त थे एन बी लोहानी 1994 से 2000 तक। इनके बाद में है श्री गोपाल शरण शुक्ल 2000 से लेकर 2006 तक। श्री आदित्य विजय सिंह 2006 से 2010 तक। अजीत रायजादा जी 2010 से 2013 तक। आर परशुराम जी 2013 से 2018 तक। और वर्तमान में जो है वो बसंत प्रताप सिंह। अब हम आगे बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, इसका प्रावधान अनुच्छेद 315 में और भाग 14, अनुच्छेद 315 और भाग 14। वैसे जो संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग इनके विषय में जो है भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 तक प्रावधान है। अनुच्छेद 311 ये बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 311 सिविल सेवकों को संरक्षण, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके लिए संरक्षण क्या है, नियुक्ति करने वाले अधिकारी से निम्न प्राधिकारी द्वारा इनको हटाया नहीं जा सकता और हटाने से पहले सुनवाई का युक्त अवसर दिया जाता है। ये काय में दिया हुआ है? अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 312 की यदि बात करें तो इसमें अखिल भारतीय सेवाओं की बात की है। अखिल भारतीय सेवाएं, तो अनुच्छेद 312(1) के तहत जो राज्यसभा में उपस्थित तथा मत देने वालों के 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जा सकता है। कौन? संसद कर सकती है, लेकिन कि राज्यसभा में उपस्थित तथा मत देने वालों के 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जा सकता है। और इन्होंने गठन किया फिर 1 जुलाई 1966 को भारतीय वन सेवा। अनुच्छेद 312(2) में कह दिया भारतीय प्रशासनिक सेवा वो भारतीय पुलिस सेवा। और अनुच्छेद 312(3) में दिया हुआ है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, जिला न्यायाधीश तक।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। जो आईएएस जो होते हैं ये कार्मिक मंत्रालय के अधीन, आईपीएस जो होते हैं गृह मंत्रालय के अधीन, और आईएफएस जो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन। नियम जो है इनके लिए अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1991 के तहत अनुच्छेद 313 की बात करें तो संक्रमणकालीन प्रावधान दिए हुए। अनुच्छेद 315 संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की बात की गई है, संघ के लिए भी और राज्य के लिए भी, ये काय में दिया हुआ है अनुच्छेद 315। यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 315 एक में क्या दिया है, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 दो में यदि देखें तो संयुक्त लोक सेवा आयोग, दो या दो से अधिक राज्यों का विधानमंडल की सहमति के आधार पर संयुक्त लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315 दो। अनुच्छेद 315 तीन में दिया हुआ संसद आवश्यक प्रावधान कर सकती है, और अनुच्छेद 315 4 में राज्यपाल का संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध। अनुच्छेद 316 बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान, सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं क्योंकि हमने 315 याद किया, जबकि 316 में क्या दिया है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। तो सीधी सी बात है, यूपीएससी के यदि सदस्य है तो 316 एक के तहत राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, और यदि एमपीपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग है तो इनके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। योग्यताएं बड़ी सरल सी है कि 10 व आधे से अधिक सदस्यों के पास में 10 वर्षीय प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। अनुच्छेद 316 एक की यदि हम बात करें तो कार्यकारी अधिकारी, जो यूपीएससी के कार्यकारी अधिकारी, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, और स्टेट पीएससी के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद 316 दो पदावधि व त्यागपत्र। तो पदावधि जो है 6 वर्ष, लेकिन यदि यूपीएससी का सदस्य थे तो 65 वर्ष की आयु, और एमपीपीएससी या एसपीएससी स्टेट पीएससी का सदस्य है तो 62 वर्ष की आयु, 62 वर्ष की आयु। त्यागपत्र भी सेम है, यदि यूपीएससी का अध्यक्ष एवं सदस्य है तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे, और स्टेट पीएससी के सदस्य हैं तो राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देते हैं। अनुच्छेद 316 3 की यदि बात करें तो पुनः उसी पद पर नियुक्ति नहीं, एक बार नियुक्ति होने के बाद में पुनर्नियुक्ति का प्रावधान इसमें नहीं है। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाए जाना और निलंबित किया जाना। कितना अच्छा प्रावधान, क्या बोला, लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। तो किस आधार पर हटाया जा सकता है, तो यूपीएससी हो या जेपीएससी मतलब ज्वाइंट पीएससी हो या एसपीएससी हो स्टेट पीएससी हो, राष्ट्रपति जो है साबित कदाचार के आधार पर इन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है, और ये प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद ही या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। जांच के दौरान यदि निलंबन की बात करें तो जांच के दौरान भी निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों व कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। तो इनके विषय में विनियम बनाने की शक्ति किसके पास में है, तो यदि यूपीएससी का है और ज्वाइंट पीएससी का है तो राष्ट्रपति, और स्टेट पीएससी का है तो राज्यपाल। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कितने हो सकते हैं, तो धारा 3 के तहत स्पष्ट प्रावधान है कि 10 सदस्य इसमें हो सकते हैं। अधिकतम सदस्य संख्या 10, अध्यक्ष के बिना, अध्यक्ष सहित कितने हो जाएंगे, 11। अनुच्छेद 319 की यदि बात करें तो आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति पर निषेध है, चाहे संघ लोक सेवा आयोग का हो या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का हो, पुनर्नियुक्ति का निषेध है।
अनुच्छेद 320 संघ लोक सेवा आयोग के कृत्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्य कहलाते हैं। ठीक, बड़ा सरल है ये। और अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की जो शक्ति होगी, यदि यूपीएससी के हैं तो संसद के पास में, और एसपीएससी के हैं तो राज्य विधानमंडल के पास में। अनुच्छेद 322 की बात करें तो लोक सेवा आयोग के व्यय, तो लोक सेवा आयोग के जो व्यय है वो यदि यूपीएससी का है तो राज्य संचित निधि पर, और यूपीएससी का है तो भारत की संचित निधि पर, और एसपीएससी का है तो राज्य की संचित निधि पर। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, प्रतिवर्ष रिपोर्ट देना होता है, और यदि यूपीएससी का है तो राष्ट्रपति को देंगे, और एसपीएससी का है तो राज्यपाल को देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। अब संघ लोक सेवा आयोग का संगठन देख लेते हैं। तो एक अध्यक्ष प्लस सदस्यों की संख्या जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। योग्यताएं अभी हमने बता दिया, आधे सदस्य जिन्हें कम से कम 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो, कार्यकाल जो है 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु, और हटाने का तरीका हमने बता दिया, सर्वोच्च न्यायालय की जांच रिपोर्ट के बाद राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। यदि इसका इतिहास देखें तो संवैधानिक प्रावधान है, संविधान में प्रावधान किया हुआ है, और इसकी स्थापना के लिए जो सर्वप्रथम प्रावधान हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग की अनुशंसा के आधार पर। वर्तमान जो स्वरूप आया है वो 26 जनवरी 1950 से है, और मुख्यालय जो है इसका धौलपुर घर, शाहजहां रोड, नई दिल्ली। प्रथम जो अध्यक्ष थे वो रॉस बार्कर, जो 1926 से 1932 तक रहे। प्रथम भारतीय की यदि बात करें तो एच के कृपलानी, जो 1947 से 1949 तक रहे। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो रोज मिलियन मैथ्यू, जो कि 1992 से 1996 तक रहे। और वर्तमान जो अध्यक्ष है प्रदीप कुमार जोशी जी है। कुल सदस्य संख्या 10 है, सदस्य संख्या 10। और यदि हम कुछ महत्वपूर्ण बात करें तो अखिल भारतीय सेवा, ये इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाने लग गए हैं। अखिल भारतीय सेवा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1918 में गॉन्टलेट के द्वारा किया गया, गॉन्टलेट के द्वारा किया गया। 1854 में लॉर्ड मैकाले समिति का गठन किया था, और उन्होंने 1855 में लंदन में खुली प्रतियोगिता के लिए परीक्षा आयोजित की थी। खुली प्रतियोगिता 1854 में लॉर्ड मैकाले, और 1855 में लंदन में खुली प्रतियोगिता। और कमीशन ने जो आयु बताई थी वो 18 से 23 वर्ष, 23 वर्ष। ठीक। पहला लोक सेवा आयोग ब्रिटेन में 1855 में स्थापित हुआ था, और भारतीय सिविल सेवा की पहली प्रतियोगिता परीक्षा जो है 16 जुलाई 1855 को लंदन में हुई थी, और इसकी जो आयु सीमा थी वो 18 से 23 वर्ष थी। भारत में आयु सीमा घटाने के विरोध में आंदोलन जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में। भारत व लंदन में एक साथ परीक्षा के लिए विषय पर विचार के लिए 1886 में एचिसन आयोग की नियुक्ति की थी। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। एचिसन आयोग काय के लिए? भारत व लंदन में एक साथ परीक्षा के लिए विचार विमर्श करने के लिए एचिसन आयोग। 1892 में प्रांतीय सेवा की शुरुआत की गई है। 1892 में परीक्षा के आयोजन की, ठीक, प्रांतीय सेवा की शुरुआत की गई। इंसलिंगटन आयोग, इंसलिंगटन आयोग ने भारत व इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा लेने का सुझाव दिया। देखो, सबसे पहले विचार करने के लिए भारत व लंदन में एक साथ परीक्षा लेने के लिए 1986 में एचिसन आयोग का गठन किया था, लेकिन ये अनुशंसा किसने की? एस्लिंगटन आयोग ने। भारत शासन अधिनियम 1919 एक साथ
परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया और उच्च पदों में से 1/3 पदों पर भारतीयों की नियुक्ति का भी निर्णय लिया गया। भारत में जो पहली बार सिविल सेवा परीक्षा जो है 1922 में इलाहाबाद में संपन्न हुई थी, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। हम ली आयोग की बात करें, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा की थी, तो ली आयोग 1924 में गठन और 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। रोज वार्कर इसके प्रथम अध्यक्ष बने। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में संघीय लोक सेवा आयोग FPSC, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या कर दिया, संघ लोक सेवा आयोग UPSC। 1864 में सत्येंद्रनाथ ठाकुर ICS परीक्षा में पास होने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। और कब पास किया इन्होंने, 1864। नाम क्या बताया, सुरेंद्रनाथ ठाकुर। अगला जो क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, भारत में सिविल सेवा का जनक, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा सिविल सेवाओं को व्यवस्थित किया गया और नाम क्या रखा गया, पहले इसे इंपीरियल सेवाएं कहते थे और अब क्या कहते हैं, अखिल भारतीय सेवा नाम दिया गया। 1976 में कोठारी आयोग, इन्होंने 3 स्तरीय परीक्षा प्रणाली की बात की थी अखिल भारतीय सेवाओं के लिए। 1976 कोठारी आयोग और 3 स्तरीय परीक्षा प्रणाली की बात की और 1979 से प्रारंभिक परीक्षा का चरण प्रारंभ किया गया। ये क्वेश्चन बन सकता है, प्रारंभिक परीक्षा कब से ली जाने लगी, 1979 से। सतीश चंद्र समिति ने निबंध के पेपर की बात की थी। सतीश चंद्र समिति ने निबंध के पेपर की बात की थी। 2001 में अलग समिति, 2001 में अलग समिति सर्वप्रथम वैकल्पिक विषयों को समाप्त कर एप्टीट्यूड टेस्ट को लागू करने की बात की थी। कब, 2001 अलग समिति। 2004 में होत्रा समिति, 2004 में होत्रा समिति प्रारंभिक परीक्षा में एप्टीट्यूड के पेपर की सिफारिश की थी। और 2010 की यदि हम बात करें तो खन्ना समिति। पूरी समितियों के नाम नोट करते हुए चले आप, 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखें आप लोग। तो 2010 खन्ना समिति की रिपोर्ट के आधार पर CSET को लागू किया गया। क्या, 2010 खन्ना समिति की रिपोर्ट के आधार पर CSET को लागू किया गया। बासवान समिति की बात करें 2015, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बासवान समिति 2015 आयु सीमा कम करने व वैकल्पिक विषय को समाप्त करने की इन्होंने अनुशंसा की थी। भारतीय वन सेवा अर्थात IFS का सृजन कब किया गया, 1966 में। 1966। भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती के लिए पहली प्रतियोगिता परीक्षा कब आयोजित की गई थी, तो 1947। 1947। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और इसे संघ लोक सेवा आयोग को कहां स्थान दिया है, अनुच्छेद 315 भाग 14 प्रावधान 308 से अनुच्छेद 323। अब हम राज्य लोक सेवा आयोग की बात करते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC। तो एक अध्यक्ष तथा उतने सदस्य होंगे जितनी संख्या राज्यपाल के द्वारा तय की जाएगी, अर्थात नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। योग्यताएं क्या होना चाहिए, आधे से अधिक व्यक्ति वे होंगे जिन्हें कम से कम 10 वर्षों का शासकीय सेवा का अनुभव हो। और कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। 6 वर्ष या 62 वर्ष, 65 वर्ष संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के लिए, और यहाँ पर क्या है, कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो स्थापना हुई है वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी और आधार क्या है, अनुच्छेद 315 व राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 थी। 118 थी।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा। प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा। यदि प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो डीबी रेंगे और वर्तमान अध्यक्ष कौन बताया? राजेश लाल मेहरा। सदस्य यदि हम देखें तो चंद्रशेखर रायकर जी, रमन सिंह जी, देवेंद्र सिंह जी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रथम बार परीक्षा कब ली थी? 1958। गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 और प्रथम परीक्षा 1958। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक कोई भी महिला जो है इसके अध्यक्ष नहीं बनी है। सचिव जो है वो है वंदना वैद्य और उप सचिव जो है वो राखी सहाय है। इसी के साथ साथ हम संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी बात करें तो संयुक्त लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष या सदस्यों की संख्या जो राष्ट्रपति द्वारा तय की जाएगी। नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। कार्यकाल वही 6 से 62 वर्ष और हटाने का तरीका सर्वोच्च न्यायालय की जांच रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा। बात क्लियर हो गई होगी। अब हम अगले आयोग के रूप में देखते हैं सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बड़ा अच्छा कथन है इनके विषय में कि कैग जो है संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न होने पाए या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए। ये कथन पूछा जाता है। किसने बोला है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला है। किस विषय में बोला है? तो सीएजी के विषय में बोला है। तो लेखांकन व्यवस्थित रूप से किसी संगठन के खातों का रिकॉर्ड रखना, ये लेखांकन कहलाता है। लेखा विभाग जो है 1753 में लेखा विभाग, और यदि हम बात करें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद जो है 1857 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा तीनों प्रेसिडेंसियों में, और इसका कार्यालय जो है 1858 में स्थापित हुआ। प्रथम ऑडिटर जनरल कौन थे? ये क्वेश्चन बन सकता है। प्रथम ऑडिटर जनरल तो 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड। कब की बात कर रहे हैं हम? 1860। 1866 में इसका नाम नियंत्रक महालेखा परीक्षक था और 1884 से इसका नाम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके लिए एक अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। स्वतंत्रता के बाद अनुच्छेद 148 में राष्ट्रपति द्वारा कैग नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। भारतीय संविधान में सीएजी का प्रावधान अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 अनुच्छेद 148 में स्पष्ट प्रावधान है कि इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाएगी और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो प्रक्रिया होती है हटाने की, वही इनके हटाने की प्रक्रिया होगी। शपथ कौन दिलाते हैं इन्हें? तो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान सेवा और शपथ इन्हें दिलाई जाती है। सेवा शर्तें कौन तय करता है? तो संसद द्वारा तय किया जाता है। संसद द्वारा तय किया जाता है। तो अनुच्छेद 149 में क्या प्रावधान है? कैग के कर्तव्य एवं शक्तियां अर्थात कार्य एवं शक्तियां, अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 150 में प्रावधान है संघ एवं राज्यों को खातों का प्रारूप का निर्धारण करने की सलाह देना। अनुच्छेद 151 की बात करें तो संघ के खातों से संबंधित कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को। क्या अनुच्छेद 151 में क्या प्रावधान है? संघ के खातों से संबंधित कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी और जो संसद के पटल के समक्ष रखी जाती है।
अनुच्छेद 279 की बात करें तो शुद्ध आय की गणना कैग द्वारा प्रमाणित की जाती है। शुद्ध आय की गणना जो है कैग द्वारा प्रमाणित की जाती है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियों के बारे में देखें तो कैग भारत की संचित निधि तथा राज्य की संचित निधि के व्यय संबंधी लेखाओं का परीक्षण करता है। केंद्र व राज्य सरकारों के किसी विभाग द्वारा विनिर्माण के लाभ और हानि आदि से संबंधित कैग के द्वारा राज्यपाल के आग्रह पर नगर निगम के लेखों का परीक्षण कर सकता है। किसके अनुमति से? राज्यपाल के आदेश पर, राज्यपाल महोदय जी के आदेश पर। कैग द्वारा शासकीय वित्त से संचालित गैर सरकारी संगठनों का लेखा परीक्षण किया जा सकता है और कैग द्वारा केंद्र व राज्य के लेखाओं का प्रारूप तैयार किया जाता है। अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो देश का है तो राष्ट्रपति को, और राज्य से संबंधित है तो उस राज्यपाल को सौंपते हैं, और राष्ट्रपति को सौंपेंगे तो संसद के सम्मुख रखेंगे, और राज्यपाल को सौंपते हैं तो विधानसभा में रखवाते हैं। लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक है। सीएजी को क्या कहते हैं? लोक लेखा समिति का मित्र व मार्गदर्शक। मार्गदर्शक 1976 में इसमें संशोधन किया और सरकार के लेखा वो परीक्षण को अलग अलग कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। इसकी आलोचना भी की जाती है कि इसकी नियुक्ति के लिए कोई मापदंड नहीं है, पोस्टमार्टम का कार्य करता है। पाल एवं एपल्वी क्या बोलते हैं? संसद का ढांचा डॉग की संज्ञा दी है, संसद का वॉच डॉग की संज्ञा दी है, संसद का वॉच डॉग की संज्ञा इसे दी गई है। अब हम बात करेंगे कैग के जो है सबसे पहले जो थे वो बी नरहरि राव, इसके बाद में ए.के. चंद, फिर ए.के. राय, एस. रंगनाथन, ए. बख्शी, ज्ञान प्रकाश, त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी, सी.एस. सोमैया, वी.के. शुंगलू, वी.एन. कौल, विनोद राय, शशिकांत शर्मा, राजीव महर्षि और गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे हम।